आप सब स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आशु में। स्टूडेंट्स, ये वाला कोर्स हम क्रैश कोर्स के रूप में हम लाए हैं और बिकॉज एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ गया है और ऑल्दो में इन नोट्स को हम लिख कर भी हम पढ़ सकते थे, लेकिन अभी क्योंकि हम क्रैश कोर्स है और जल्दी से जल्दी इस कोर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। ओके, और देखते हैं एग्ज़ाम से पहले कितने यूनिट हम कर पाते हैं। तो इवोल्यूशन में हम शुरू करते हैं। इवोल्यूशन से हम सारे कंसेप्ट देखने की कोशिश करेंगे जो जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है सारे। सो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड पीछे जो और भी थ्योरी थी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे उनके बारे में भी। सो लेमार्क थ्योरी से हम स्टार्ट करते हैं। सो लेमार्क ने क्या क्या कहा, एक तो यूज एंड डिसयूज थ्योरी थी। ओके, सो जैसे कि जिराफ की कहानी सब नहीं सुनी है, ठीक है। जितना ज़्यादा वो अपनी नेक को है वो यूज़ करता गया, उसकी नेक की लेंथ है वो इंक्रीज होती गई। ओके, एंड डिसयूज का भी है वो बहुत कुछ ऐसे ऑर्गन है जिनका यूज़ नहीं करने के कारण वो ऑर्गन है, टिश्यूज है, वो रिड्यूस होते गए। तो इसकी कुछ इस प्रकार से थ्योरी थी। एंड सेकंड थिंग उसने क्या कहा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स। ओके, सो जो कैरेक्टर्स एक्वायर किए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा, तो वो इनहेरिटेंस भी है वो होते हैं। ओके, जैसे कि उसके अकॉर्डिंग, लेमार्क के अकॉर्डिंग, जैसे कि बॉडी बिल्डर का जो सन होगा वो उसके इनहेरिटेंस में, उसके बच्चे में ऑलरेडी है वो बॉडी है वो अच्छी खासी है वो होगी इसके अकॉर्डिंग। ओके, सो इस प्रकार की कुछ उसकी थ्योरी थी। एंड ऑर्गेनिज्म है वो विल पावर एंड वाइटल फोर्स। सो उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म के पास एक विल पावर होती है, वाइटल फोर्स होता है उसके पास, जिससे है वो न्यू ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए विल पावर होती है उसके अंदर। ओके, सो जो कि ये एक्सेप्ट है वो नहीं किया गया ये बात उसकी, और भी बहुत सारी इसके ड्रॉबैक है। ओके, एंड इसके अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन है, जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म की है वो साइज़ है वो बढ़ती है। ओके, सो ये भी है वो एक्सेप्टेड है वो नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो इवोल्व होने के साथ साथ उसकी साइज भी है वो रिड्यूस हुई। सो ओके, सो ये भी एक्सेप्ट है वो नहीं हुई। सो ओके, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है, बिकॉज वाई दिस थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज सम ऑर्गेनिज्म है वो लो साइज एक्वायर आफ्टर एवोल्यूशन। ओके, सो ये कुछ इसके ड्रॉबैक है वो देखे जाते हैं। ओके, एंड जैसे कि थोड़ा डिटेल में और देखें इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर को। सो जैसे कि जिराफ का उसने कहा था, जिराफ का एग्जाम्पल लेके उसने कहा था कि ऑल थ्योरी हैव नॉट साइंटिफिक एविडेंस। ओके, सो लेमार्क के पास कोई भी साइंटिफिक एविडेंस है वो नहीं थे उसकी थ्योरी के ऊपर। ओके, सो बहुत सी तो कुछ ऐसी थ्योरी थी जो तुक्के में सही हो गई। उसकी कुछ कुछ ऐसे करेक्टर्स थे जैसे कि हम ऐसे ऑर्गन्स रियली में होते हैं जिनको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, वो डिसअपेयर काइंड ऑफ होते हैं। ओके, जैसे कि टेल है, टेल का हम यूज़ नहीं करते हैं। एंड बहुत सारे अपेंडिज होते हैं एंड ईयर पिना हो गया एंड बहुत सारे होते हैं। ओके, सो इस प्रकार के कुछ है वो ट्रू भी है उसकी कुछ थ्योरी के टर्म्स। ओके, सो नेक्स्ट हम क्रिटिसिज्म में हम देखते हैं लेमार्किज्म को, क्या क्या क्रिटिसिज्म क्या क्या उसको है। तो क्रिटिसिज्म तो हमने पीछे भी बहुत सारी बातें देखी कि वो बहुत बहुत जो जो बातें उसकी गलत थी उसको क्रिटिसाइज़ किया गया बहुत सारे साइंटिस्ट के थ्रू। ओके, सो जैसे कि इवोल्यूशन नॉट लीड साइज बिगर। ओके, सो जैसे कि हमने देखा कि एवोल्यूशन के होने के कारण हर बार साइज़ बिग ही होगी, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। ओके, सो एक तो ये कारण है। एंड एक हमने बॉडी बिल्डर का भी एग्जांपल लिया था कि ज़रूरी नहीं है, उसने तो बोला था कि एक्वायर्ड जो करेक्टर होते हैं वो इनहेरिटेंस होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सारे बॉडी बिल्डर के बच्चे हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। ओके, एंड एक बोनेसाइड ट्री है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसको जो पर्टिकुलर शेप है उसको अलग अलग जनरेशन में एक अलग शेप से काट कर है वो ग्रो कराया बहुत सारी जनरेशन में, ठीक है। तो सो क्या क्या, जैसे कि कुछ उसकी मान लो
फॉर एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं, जैसे कि मान लो 5 फीट उसकी जो नॉर्मल हाइट होती है, एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ बोनासाई ट्री की। सो उसको हर अलग अलग जनरेशन में उसकी हाइट कम कर देते हैं हम, मान लो 3 फीट की ही रखते हैं, आगे हम ग्रो ही नहीं होने देते हैं हर जनरेशन में। तो क्या होता है, तो भी इसके जो सीड्स होते हैं वो नॉर्मली होते हैं, उसकी सीड से जो पौधा बाद में भी जो ग्रो होता है वो 5 फीट की हाइट को गेन करने की कैपेबिलिटी रखता है। ऐसा नहीं है कि जो इनहेरिटेंस हो रहा है इसका, जो हर बार जो एक्वायर्ड किया हुआ कैरेक्टर्स। ओके, ये भी है, कुछ क्रिटिसाइज है वो थ्योरी हम कह सकते हैं। ओके, एंड लेमार्क के अनुसार जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन जो आप इसमें देख रहे हो, जैसे कि एक जो स्पीसीज है उसमें इवोल्यूशन होके वो दूसरी स्पीसीज में कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरी से तीसरी, जो इस स्पीसीज का ये जो इवोल्यूशन आप देख रहे हो, वो इसमें ये जो स्पीसीज है इसके अंदर टोटली ट्रांसफ़र हो जाती है, ये स्पीसीज, यहाँ पे किसी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, लिमार्क ने ये नहीं कहा कि कोई भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है, कोई विलुप्त होती है, कोई विलुप्त नहीं होती। ये एक ही स्पीसीज इस दूसरी प्रकार की स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, दूसरी प्रकार की स्पीसीज के रूप में। ओके, एक तो ये इसने कहा एक बात, और दूसरी बात यहाँ पे देखो, जब एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं देखने को मिल रही है कि इससे एक अलग बन गया, तो कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी। एक बात इसने, लेमार्क ने ये कही, ठीक है, जो कि गलत है ये भी। एंड एक सीधा ये बोला, गोल डायरेक्टेड होती है, जैसे कि यहाँ पे गोल होता है, एक जो स्पीसीज बनना होता है, सो गोल डायरेक्टेड होता है स्पीसीज का एवोल्यूशन, ये कहा लेमार्क ने। एंड ब्रांच होती नहीं है। ओके, एंड एक्सटिंक्शन नहीं होता है, हमने पहले ही डिस्कस किया। एंड आइदर चेंज इनटू अनदर। ओके, एक्सटिंक्शन नहीं होता है, एक दूसरे के फॉर्म में है वो चेंज होते रहते हैं, एक्सटिंक्शन इसमें नहीं होता है, ये लेमार्क ने कहा, जबकि ये बात आगे हम देखेंगे गलत भी है। ओके, ये भी एक क्रिटिसिज्म के रूप में हम ले सकते हैं। लेमार्क ट्रांसफॉर्मिज्म, ये जो है हमने देखा प्रिंसिपल, ये भी है, वो क्रिटिसाइज है, वो किया गया, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पे एक्सटिंक्शन भी देखा जाता है, ब्रांचिंग भी देखी जाती है, बिकॉज ये स्पीसीज है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें टोटली ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये इसके अंदर इवोल्व होगी, जबकि इस ऐसी बात नहीं है ये पीछे वाली नहीं होगी, ये भी होगी और दूसरी प्रकार की स्पीसीज भी होगी, लेकिन लेमार्क ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। ओके, एंड यहाँ से हो सकता है दूसरी ब्रांच भी निकल जाए। ये लेमार्क ने नहीं कहा था, तो ये पूरी तरीके से क्रिटिसाइज है, वो है ये थ्योरी उसकी, लेमार्क ट्रांसफॉर्मिज्म, ये भी क्रिटिसाइज है। ओके, होप कि आपको समझ में आया क्यों है। एंड लेमार्क को गलत साबित करने के लिए भी एक्सपेरिमेंट है वो किए गए। एक्सपेरिमेंट फॉर लेमार्क रॉन्ग, लेमार्क को गलत साबित करने में जो एक्सपेरिमेंट किए गए। जैसे कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जर्म प्लाज्मा एक्सपेरिमेंट। ओके, उसमें वेजमान एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो, काइंड ऑफ। ओके, जर्म प्लाज्मा एक्सपेरिमेंट, इसको वेजमान एक साइंटिस्ट है उसने दिया था ये। ओके, इसमें क्या होता है, एक जो माउस है, माउस को हमने जैसे कि वो बोनासाई ट्री का एक्सपेरिमेंट देखा था, काइंड ऑफ वैसा ही एक्सपेरिमेंट है ये। एक माउस की है वो, हम बहुत सारी जनरेशन में उसकी है वो टेल को है वो ग्रो नहीं होने देते हैं, टेल को है वो कट कर देते हैं अर्ली स्टेज में ही, एंड उसकी पूरी लाइफ स्टेज में। एंड ऑलमोस्ट इस एक्सपेरिमेंट में 22 जनरेशन तक ऐसा रिपीटली किया गया, बार बार में ऐसा ही किया गया, पूरी 22 जनरेशन में उसकी टेल को ग्रो नहीं होने दिया। लेकिन बाद में भी 22 जनरेशन के बाद में भी ऐसा नहीं है कि अकॉर्डिंग टू लेमार्क के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था कि अब भाई इतनी जनरेशन में उसको एक्वायर्ड कर लेना चाहिए और इनहेरिटेंस भी होना चाहिए। उसकी टेललेस ही प्रोजेनी आगे है, वो 22 जनरेशन के आगे टेललेस प्रोजेनी आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑब्जर्व ये हुआ कि टेल्ड जो है वो माउस है वो हमें है वो मिला, और टेललेस माउस है वो अब्सेंस था उसमें। ठीक है, ऑब्जर्व नहीं हुआ, बट नॉट ऑब्जर्व एनी टेललेस माउस। ओके, टेललेस माउस ऑब्जर्व नहीं हुआ। एक तो ये भी हमने है वो जर्म प्लाज्मा थ्योरी से है वो समझा।
और इस वाले जो साइंटिस्ट है उसने ये भी कहा कि जो जो भी सोमेटिक सेल्स में जो भी चेंजेस होती है वो इनहेरिटेंस है, वो नहीं हो पाते हैं नेक्स्ट वाली प्रोजेनी में। बिकॉज हम जो बॉडी बिल्डिंग बिल्डिंग का जो हमने एग्जांपल देखा, सो वो सोमेटिक सेल्स में चेंजेस हो रहे थे। ओके, सो वो है, वो इनहेरिटेंस है, वो नहीं होते हैं। ओके, और जो भी जर्म जो सेल्स होती है, जर्म सेल्स होती है, उसमें कोई भी चेंजेस होगा वो इनहेरिटेंस ओनली होता है। ठीक है, तो एक तो इसने ये थोड़ा मॉडिफाई किया उसके वर्ड्स को। ओके, सो यूज एंड डिसयूज थ्योरी अप्लाई ओनली इन सम केस। ओके, सो यूज एंड डिसयूज का भी हमने देखा कि जो हमारी टेल्स है वो कैसे रिड्यूस होती है, ईयर पिना एंड बहुत सारी ऑर्गन है वो हम जैसे जैसे उसको यूज़ करना बंद कर देते हैं वो भी है, वो ऑर्गन रिड्यूस होता जाता है। तो वो किसी किसी केस में, ओनली सम केस में है वो अप्लाई होता है, उसका जो लेमार्क का थ्योरी है वो ओनली किसी किसी है वो केस में अप्लाई भी होता है, ऐसी बात नहीं है। ओके, सो अब जो लेमार्क के इतनी सारी क्रिटिसिज्म के बाद में जो उसके प्रिंसिपल को नया रूप है वो दिया गया, जिसको बोलते हैं नियो लेमार्किज्म। ओके, सो तो इसमें हम देखते हैं किस प्रकार से इन्वायरमेंट है उससे वो जो भी चेंजेस आते हैं हेरिडिटी में, हेरिडिटी वेरिएशन बाय जर्म सेल्स। ओके, सो जर्म सेल में जो भी वेरिएशन आती है उससे वो हेरिटेबल होती है जर्म सेल में, बिकॉज जो भी वेरिएशन आएगी वो नेक्स्ट वाली जनरेशन में जाएगी, उसको बोलते हैं हेरिटेबल। ओके, सो वो हेरिटेबल होगी, जो भी जर्म सेल में वेरिएशन आएगी वो हेरिटेबल होगी। एंड ऑल्दो जिस जो सेमेटिक सेल्स जो कि जर्म प्लाज्म जो जर्म सेल्स को अराइज करती है, जो जर्म सेल्स को बनाती है, उसमें भी अगर कोई चेंजेस आएगा सो वो भी है वो हेरिटेबल होगा। ठीक है, सो कोई भी जैसे कि ये सोमेटिक सेल्स है। ओके, सो कोई भी प्रोजेनेटर सेल्स या कोई भी सोमेटिक सेल्स है जो कि जर्म सेल्स को बना रही है। ठीक है, सो इस प्रकार की सेल्स, सोमेटिक सेल्स में अगर कोई चेंजेस आ गया इन्वायरमेंटल या किसी भी प्रकार से, सो वो भी इनहेरिटेबल होगा। सो ये कुछ है वो नियो लेमार्किज्म है, उसमें कुछ ऐड किया और नियो मतलब नया प्रकार से मॉडिफाई करके न्यू लेमार्किज्म थ्योरी दी। एंड हम अब डार्विनिज्म थ्योरी हम पढ़ते हैं। सो डार्विन उसकी कहानी है 1809 to 1882 तक, और सारी कहानी उसकी ऑलमोस्ट हम देखेंगे इस वाली थ्योरी में। सो उसका जो HMS बीगल जो शिप था उसके ऊपर है, उसने रिसर्च करने के लिए उसने है वो ट्रेवल किया HMS बीगल शिप से। एंड कब से कब तक किया उसने, 1832 से 1837 तक उसने है वो ट्रेवल किया इस वाली शिप पे। एंड ऑलमोस्ट है उसने साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ओके, एंड गैलोपेगस आइलैंड, वहाँ पे उसने वो विजिट किया। और जहाँ पे गैलोपेगस आइलैंड को हम लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, सो इम्पोर्टेंट है, लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन हम किसको बोलते हैं, गैलोपेगस आइलैंड को बोलते हैं। ओके, यहाँ पे है उसने अलग अलग जगह से सैंपल है वो कलेक्ट किए ड्यूरिंग देयर 5 ईयर ऑफ ट्रेवलिंग एंड स्टडी। ओके, सो उसने है वो स्टडी कर रहा था उसका। सो देन अब जब वो 1837 में है वो स्टडी करके है वो पूरा मान लो वापस घर आ गया है, सो यूनिवर्सिटी आ गया है, सो उसने फिर है वो एनालिसिस उसके डाटा को है वो करना शुरू किया 1837 एंड से 1838 तक, 1 साल उसने है वो थोड़ा डिस्कवर किया, उसके अपने ही डाटा को एनालाइज करना किया। ओके, सो थोड़ा पहले हम गैलोपेगस आइलैंड के बारे में कुछ है वो जानकारी जान लेते हैं। सो वहाँ पे ऑलमोस्ट उससे है वो 14 प्रकार की 14 टाइप की है वो फिंचेस है वो फिंचेस काइंड ऑफ बर्ड्स होते हैं, उसकी टाइप्स है वो देखने को मिले, सेम स्पीसीज थी। ओके, सो एंड गैलोपेगस के अलग अलग 2 आइलैंड पे उसने है वो 14 टाइप की है वो फिंचेस है वो देखने को मिली उसे। एंड गैलोपेगस आइलैंड एक 22 आइलैंड का ग्रुप था। ओके, सो ऐसे जैसे कि एक ये ओशन है, ओशन में यहाँ पे 1 आइलैंड, 2 आइलैंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 22 आइलैंड थे कुल मिला के, उनका जो एक ग्रुप था उसको बोलते हैं गैलोपेगस आइलैंड। ओके, सो 22 आइलैंड का एक ग्रुप था। ओके, एंड
जहाँ पे अब बिकॉज देखो, अब जो ये जो फिंचेस थी, ऐसा नहीं है कि वो शुरू से यहीं यहीं पर थी। उनकी जो एसेंस्टर जो फिंचेस थी, उनके जो पूर्वज थे, वो साउथ अमेरिका से माइग्रेट करके है वो यहाँ पे गैलोपेगस आइलैंड में आए थे। अब हमें पता है किसी दूसरे आइलैंड से वो माइग्रेट करके दूसरे आइलैंड पे अगर कोई स्पीसीज आती है और वहीं पे, अब देखो गैलोपेगस आइलैंड पे कितने सालों तक वो यहीं पे है वो रही, और अलग अलग अपनी वो टाइप्स भी है, 14 टाइप्स भी है उन फिंचेस ने बना ली। अब वो इतनी देर तक है वो कोई भी स्पीसीज दूसरे आइलैंड पे कब रहती है, जब उसे उस आइलैंड पर अबुंडेंट अमाउंट में उसको फूड मिले और अबुंडेंट अमाउंट में उसे स्पेस मिले। ओके, एंड पार्टनर भी। ओके, सो पार्टनर भी ओबियसली मेल एंड फीमेल्स बहुत साथ में थे ही, एंड स्पेस भी बहुत सारा उन्होंने है वो माइग्रेट करके यहाँ पे आए तो बहुत सारा स्पेस मिला, फूड मिला, तो उन्होंने सोचा कि चलो गैलोपेगस आइलैंड पर ही रह लेते हैं। ओके, सो इसीलिए, और बिकॉज 22 आइलैंड थे, इसलिए 22 आइलैंड में अलग अलग, ऑब्वियसली अलग अलग आइलैंड पे अलग अलग हैबिटेट भी होगा। सो इसलिए वो अलग अलग हैबिटेट में रहने के कारण उसके जो फूड के अकॉर्डिंग है, उनकी जो बीक है, चोंच की साइज एंड मॉर्फोलॉजी में चेंजेस थे, उसके अकॉर्डिंग ही उनके टाइप्स थे 14। ओके, तो बिकॉज हम जियोग्राफिकली आइसोलेशन भी बोलते हैं, बिकॉज अलग अलग आइलैंड थे, उसके अकॉर्डिंग ही है वो ये जियोग्राफिकली आइसोलेशन हुआ उनमें। एंड एंड यहाँ पे देखो चोंच की साइज़ के ऊपर जो कि कैक्टस को खा रहे थे उसको कैक्टस ईटिंग बोलते थे, एंड सीड ईटिंग एंड फ्रूट ईटिंग, अलग अलग टाइप की फिंचेज है वो वहाँ पे है वो बनी अकॉर्डिंग टू दियर फूड्स। ओके, एंड 1837 से 38 तक अब हम देखते हैं कि उसने क्या किया। उसने एक तो देखो चार्ल्स लिल्स प्रिंसिपल है वो उसने पढ़ा ऑफ इकोलॉजी, चार्ल्स लिल्स प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, चार्ल्स लिल्स का जो प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, जियोलॉजी। ओके, जियोलॉजी, जिसमें जियोलॉजी देखो, जियोलॉजी यानी आइलैंड वगैरह की जियोग्राफी के ऊपर है वो था। सो उसकी एक बुक्स भी उसने है वो पढ़ी, एंड थॉमस मेल्थियस आर्टिकल भी उसने है वो पढ़ा, जिसमें है वो थॉमस मेल्थियस आर्टिकल में क्या था, पॉपुलेशन जैसे जैसे है वो बढ़ती है वो वैसे वैसे है वो उसकी जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ फूड है एंड लिमिटिंग फैक्टर है, वो पॉपुलेशन को है वो डाउन करती जाती है। ऑब्वियसली जैसे जैसे अब किसी भी जगह पे है वो ओवर क्राउडिंग होगी तो लिमिटिंग फैक्टर भी आएगा वहाँ पे। ओके, एंड लिमिटिंग फैक्टर आएगा तो वो पॉपुलेशन को डाउन करने में है वो वहाँ पे है वो रोल करेगा। ठीक है, तो ये कुछ उसने आर्टिकल वगैरह है वो पढ़ा। एंड अल्फ्रेड रसल वेलेंस यहाँ पे आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये साइंटिस्ट है जिसको है वो इवोल्यूशन में है वो कोई जानता भी नहीं है, डार्विन को सब जानते। ओके, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वो साइंटिस्ट है, बिकॉज इसने क्या करा, जब ये जो डार्विन जब ये स्टडी कर रहा था, उसके ऊपर अपनी किताब लिख रहा था, उससे पहले उसने उसी के डार्विन के जो थ्योरी है उसकी सेम थ्योरी के ऊपर उसने है वो पहले से ही लिख दिया था अपनी जो बुक है काइंड ऑफ उसकी थ्योरी पे। उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो उसे पहले ही उसने है वो स्टडी कर ली थी, ऑलमोस्ट उसके जैसे ही रसल वेलेंस ने। सो उसने है वो अपना आर्टिकल लिख के है वो काइंड ऑफ हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसने है वो डार्विन को या फिर डार्विन के पास में है वो भेजा चेक कराने के लिए। ओके, सो वो है 1858 में है वो उसने पढ़ा डार्विन ने, और सोचा कि यार ये तो सेम जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, जैसे कि मैं अपनी थ्योरी को बनाना चाहता हूँ, बुक लिख रहा हूँ, वैसा का वैसा सेम यही है। सो ये तो अपने से ही पहले है वो छाप देगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, सो डार्विन ने है वो धोखे से रसल वेलेंस से पहले है वो अपनी है वो बुक लिख कर है वो अपनी पब्लिश है वो करवा दी। ठीक है, सो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन करके है वो फिर डार्विन ने है वो पब्लिश की अपनी। ओके, सो जो कि बिल्कुल ही है वो मिलती जुलती है अपने वेलेंस की उसने जो प्रपोज करना चाह रहा था उसके अकॉर्डिंग। तो तभी हम गूगल पे हम कर सकते हैं कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या फिर नेचुरल सिलेक्शन है वो
सो वो दोनों का ही माना जाता है आज की डेट में। ओके, सो डार्विन पब्लिश थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, सो डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज की। थ्योरी ये डार्विन की है, आपको याद रखना है। एंड वेलेंस ऑल्सो प्रपोज, उसने ऐसा भी कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन इज डिफरेंशियल सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। ओके, सो ये बात भी है वो वेलेंस ने कही थी। तो नाउ हम थोड़ा पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में क्या था। एंड सो उसमें था वेरिएशन इन सेम पॉपुलेशन ऑफ ट्रेट एंड दैट कैरेक्टर्स दैट फेवरेबल इन एनवायरनमेंट मोर आर हैव हाई पॉपुलेशन साइज। ओके, सो किसी भी कोई भी जैसे कि पॉपुलेशन है, सो उस पॉपुलेशन में कोई भी म्यूटेशन वगैरह हुआ और कोई भी वेरिएशन मान लो आ गया जो कि इनहेरिटेबल है, और वो वेरिएशन उस पॉपुलेशन उस स्पीसीज़ के लिए वेरी वेरी बेनिफिशियल है और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडोप्ट करने के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। सो वो करेक्टर वाला जो स्पीसीज़ है उस पॉपुलेशन में धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा और उस पॉपुलेशन में उसकी है वो हायर साइज़ है वो देखी जाएगी। ओके, जैसे कि हम एक एग्जांपल भी हम देख सकते हैं कि जैसे कि ग्रीन ग्रासेस है। सो ग्रीन ग्रासेस में मान लो पहले है वो रेड बिटल्स बहुत सारी थी, ठीक है। सो ग्रीन ग्रासेस में रेड बीटल्स बहुत सारी थी, तो ग्रीन में रेड है वो आराम से दिखाई देगा। एंड उसको जो खाने वाली मान लो जो बर्ड्स है, कोई भी बर्ड मान लो आप दिमाग में है वो इमेज बना लो कि ग्रीन ग्रासेस में रेड बीटल्स पड़ी है। ओके, सो ग्रीन ग्रासेस में रेड बीटल्स पड़ी है और वो बर्ड्स आ रहा है उसको खाते जा रहा है, ठीक है। अब खाते जा रहे हैं बिकॉज ग्रीन ग्रासेस में वो आराम से दिखाई दे रही है रेड रेड। एंड सडनली कोई भी स्पीसीज में है वो म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन हो के है वो जो उनकी कैरेक्टर्स है वो ग्रीन है वो होने लगी। ओके, सो बीटल्स है वो ग्रीन कलर के होने लग गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब अभी जो शुरुआती कंडीशन में है वो रेड कलर की है वो सबसे ज़्यादा थी बीटल्स, लेकिन धीरे धीरे है उनको वो ज़्यादा वो खाते जाएंगे एंड ये जो है वो आगे सरवाइव बहुत ज़्यादा करेंगे। ओके, सो अब इनसे है वो आगे प्रोजेनी बनेगी, वो भी है वो ग्रीन होगी और वो ये रेड वाली धीरे धीरे कम होती जा रही है और ग्रीन वाली है वो धीरे धीरे है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको है वो जो डेथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, नए के बराबर है, इनको कोई खा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उनकी पॉपुलेशन है वो सडनली है वो हाई हो जाएगी। सो कोई भी जो म्यूटेशन है वो अगर उसके करेक्टर्स को बेनिफिशियल कर रहा है सो वो है वो हाई हो जाएगी पॉपुलेशन में उसकी साइज। ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज ओवर प्रोडक्शन के बारे में उसने कहा। सो ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग। ओके, सो फॉर हाई चांस ऑफ सर्वाइवल। सो हमने देखा जैसे कि जो ग्रीन वाली जो बीटल्स थी उसकी ओवर प्रोडक्शन होगा धीरे धीरे बिकॉज रेड वाली है वो कम होती जा रही है और ग्रीन वाली है उसकी ओवर प्रोडक्शन होता जाएगा, ठीक है। सो ये भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी प्रोड्यूस करेंगे, ये भी प्रोड्यूस करेंगे, सडनली है वो डबल हो जाएंगे, डबल से 4x एंड सो ऐसे ही है वो ओवर प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे देखा जाएगा। एंड द थर्ड थिंग इज एविडेंस। तो ये एविडेंस, सो इसमें है वो डार्विन है वो जो लेमार्क ने जो बातें की उसको है वो गलत साबित करने के लिए काइंड ऑफ ये स्टेटमेंट दिया कि जो लेमार्क ने कहा था कि जो जिराफ है वो अपनी गर्दन का है वो नेक का है वो ज़्यादा इस्तेमाल है वो यूज है वो ज़्यादा बढ़ा रहा था इसलिए उसकी साइज़ है वो बढ़ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने एक एविडेंस भी दिया कि ऐसा क्यों नहीं। उसने एक एविडेंस दिया कि जो शॉर्ट नेक वाली जो जिराफ थे उसको है वो इन्वायरमेंट है वो एक्सेप्टर है वो नहीं कर रहा था, इसलिए वो सर्वाइव ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे थे। एंड कुछ उनमें से ही कुछ जिराफ की स्पीसीज़ में जिसमें वेरिएशन होके थोड़े बहुत लॉन्ग नेक वाली जो जिराफ है वो बने थी उनको वो ज़्यादा फेवरेबल है वो करने लगे थे इन्वायरमेंट। सो वो उनका ओवर प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता गया और धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि इवेंचुअली सडनली तो हम नहीं बोल सकते, धीरे धीरे है वो जो लॉन्ग जिराफ है वो लॉन्ग नेक वाले जिराफ है उनकी पॉपुलेशन है इस प्रकार से बढ़ी थी, न कि ज़्यादा यूज़ करने से। उनको इन्वायरमेंटल है वो ज़्यादा लंबी वाली नेक को है वो सर्वाइव करने का ज़्यादा वो सिलेक्शन हुआ, उसमें सिलेक्शन हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो उसमें भी है उसने सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन है वो डाला अपना माल मसाला, ठीक है।
एंड नेक्स्ट एडेप्टिव रेडिएशन इन फिंचेस बीक, उसके बारे में भी है वो बताया किस प्रकार से एडेप्टिव रेडिएशन यानी अलग अलग काइंड ऑफ फूड्स को खाने के लिए खाने से है वो किस प्रकार से उनकी रेडिएशन का जो उनकी जो मोर्फोलॉजी का विस्तार हुआ, उसके टाइप्स का वो किस प्रकार से टाइप बने। इंसेक्ट ईटिंग बीक आप देख सकते हो, अलग मोर्फोलॉजी है उसकी। वुड पिकर टाइप की जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो बीक है वो थिक होती है, बिकॉज लकड़ी को ऊपर है, जैसे कि हम कील भी ठोकते हैं तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग है, वो शॉक अब्जॉर्बेंस भी उस बीक में होना चाहिए। सो उसके लिए उसकी जो बीक अलग ही प्रकार की होगी, थिक होगी, मोटी होगी। एंड सीड ईटिंग है उसकी, आप देख सकते हो, है ना। तो जो आगे से है वो पॉइंटेड होगी, पॉइंटेड बीक होगी आगे से। ओके, सो ये अलग अलग प्रकार से इसको बोलते हैं हम अडेप्टिव रेडिएशन इन फिंचेस बीक्स। ओके, एंड इंडस्ट्रियल मैनलिज्म, ये तो हमने सबने बहुत बार वो पढ़ा था इन इंग्लैंड। ओके, सो इसमें क्या था, प्री इंडस्ट्रियल जो एरिया था, जब इंडस्ट्रियल एरिया जब शुरुआत नहीं हुआ था फैक्ट्री वगैरह, सो वहाँ पे प्री इंडस्ट्रियल एरिया यानी उससे पहले जो जो एरा था, जो उसमें इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है वो बिल्कुल भी नहीं था, पोल्यूशन नहीं था, इसका मतलब इन्वायरमेंट साफ था। एंड जो ट्री की जो बार्क्स थी, जो तने वगैरह थे, सो वो एकदम लाइट कलर के थे, बिकॉज पोल्यूशन था नहीं, एकदम ब्राइट, एकदम बढ़िया से लाइट कलर के थे। एंड लाइट कलर के होने के कारण जो उनके ऊपर जो बिट्स एंड जो बिटुलेरिया जो इंसेक्ट्स है काइंड ऑफ, सो उनके बार्क के कलर का जो लाइट कलर होने के कारण जो जो ऐसे इस पर काइंड ऑफ इस प्रकार से एक जो पेपर मोथ होते हैं, ये बिस्ट एंड बिटुलेरिया जो मैं बोल रहा हूँ, सो उसके जो जो कलर था वो था लाइट कलर के ही थे ऑलमोस्ट, ठीक है। सो थोड़े बहुत लाइट कलर के ही थे, क्योंकि लाइट कलर के है वो उस बार्क पे है वो, ये इंसेक्ट दिखते नहीं थे, इसके कारण उनका प्रीडेशन है वो बहुत ही कम होता था, इनका शिकार। और इनको जो है वो जो डेथ रेट है इनके कलर वाले के इंसेक्ट को है वो कम होता था। एंड जो भी है जो डार्क कलर जो वाले थे लाइट बार्क पे, जैसे कि ये लाइट बार्क है, ये जैसे कि बार्क भी लाइट है, मान लो उसके ऊपर ये बैठी है तो ये दिखेगी नहीं, ठीक है। इसको खाने वाले जो भी जो प्रीडेटर होंगे उसको है वो ये दिखेंगे ही नहीं ये इंसेक्ट, ठीक है। सो ये उनकी जो इनकी इन कलर वाले जो लाइट कलर वाले जो इंसेक्ट थे उनकी जो अबुंडेंस है वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जो डार्क कलर वाली जो बिग जो थी इंसेक्ट, ये बिट्स एंड बिटुलेरिया, वो है वो उस बार्क पे आराम से वो बैठती थी तो आराम से दिखाई देती थी उस टाइम। सो वो सर्वाइव ही नहीं करती थी, एकदम नए के बराबर थी ये डार्क कलर की, ठीक है, बहुत कम थी। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल जो एरा है वो शुरू हुआ, पीरियड शुरू हुआ, और तब ये वो पोल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा है वो बढ़ गया। और पोल्यूशन बढ़ने के कारण है जो ये बार्क कलर है हमने बनाया है, ये बार्क कलर है वो डार्क कलर का होने लग गया है, ठीक है। सो वो डार्क कलर का हो गया। अब डार्क कलर का हो गया तो आप देख सकते हो नीचे वाला जो इंसेक्ट है बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल ही उसके अंदर है वो छुप जाएगा। और वो बिकॉज ऐसे थोड़े बहुत तो रहते ही हैं, थोड़े बहुत मैंने कहा था बिल्कुल ही विलुप्त नहीं हुए थे उस टाइम प्री इंडस्ट्रियल एरिया में, नए के बराबर थे लेकिन कुछ तो थे ना। सो वो कुछ थे, वो अब है वो ओवर प्रोड्यूस है वो होने लग जाएंगे। हमने पीछे थ्योरी में देखा भी ओवर प्रोडक्शन होने लगता है जिसको है वो इन्वायरमेंट फेवर करता है। अब इंडस्ट्रियल वाले एरिया में जो इस ब्लैक कलर वाले इंसेक्ट को है वो ज़्यादा इन्वायरमेंट फेवर करेगा, तो अब इसका ओवर प्रोडक्शन होगा। एंड ये जो लाइट कलर वाला जो ये इंसेक्ट है इसको है वो इसकी जो अबुंडेंस है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। सो इंडस्ट्रियल एरिया में वो है वो इनकी है वो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, किनकी डार्क कलर वाले की जो पॉपुलेशन साइज है वो बढ़ जाएगी। एंड लाइट कलर वाले है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, नए के बराबर हो जाएंगे, सॉरी नॉट खत्म हम नहीं बोल सकते बिकॉज आगे भी इनका एवोल्यूशन होता है। हम देखते हैं कि पोस्ट इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया जाता है, वापस से बार्क का जो कलर है वो लाइट हो जाता है। एंड वापस से बार्क का कलर लाइट होने के कारण वापस से लाइट जो इंसेक्ट है उनकी अबुंडेंस है वो बढ़ने लगती है। सो होप कि आपने समझ गए हैं आप इस कंसेप्ट को। एंड एक एग्जांपल ड्रग रेजिस्टेंस इन पैथोजन, ये भी है वो इनके बारे में भी इनमें भी है वो अडेप्टेशन है वो काइंड ऑफ देखा जाता है। ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजन देखे जाते हैं बिकॉज देखो सो यहाँ पे है वो केस ऐसा कुछ देखा गया कि
कुछ पैथोजन है उनको है वो ड्रग देकर है वो मारने की है वो कोशिश की जाती है, ठीक है। सो बहुत सारे है वो पैथोजन ऑलमोस्ट है वो उस ड्रग से है वो किल हो जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ एक जो पॉपुलेशन होती है जो कि है वो उन ड्रग्स के अगेंस्ट है वो रेजिस्टेंस है वो अडेप्ट है वो कर लेती है। कुछ इस प्रकार की मैकेनिज्म उसके अंदर, कुछ इस प्रकार के एंजाइम है वो डेवलप हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाते हैं जो कि उसके ड्रग को है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, उसके ड्रग को डिग्रेड कर देती है, कुछ भी हम कह सकते हैं, काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है वो हो जाती है उसके प्रति। ओके, सो वो वाली स्पीसीज है अब बिकॉज अडेप्ट हो गई, ओनली वो वाली स्पीसीज ये सर्वाइव करेगी ओनली। ओके, सो वो आगे है वो उसकी अबोंडेंस बढ़ जाएगी और धीरे धीरे फिर अलग प्रकार की ड्रग्स एंड इस प्रकार के ये जो चेन है वो रेस है जो रेड क्वीन हाइपोथेसिस भी आगे है वो काइंड ऑफ इसी से रिलेटिव है। वो होस्ट एंड पैरासाइट उसके ऊपर है, वो थोड़ा सा अलग है लेकिन है वो क्योंकि उसमें जिनमें अडेप्टेशन हुआ है वो हो रहा है वो ये ओनली सर्वाइव कर रहा है, कहने का मतलब। ओके, एंड नेचुरल सिलेक्शन के एविडेंस के रूप में है वो हम क्या देखते हैं। सो जो रिसोर्सेज जो होता है वो ऑलवेज लिमिटेड होता है, ठीक है। हम कहीं भी देख लें रिसोर्सेज है वो लिमिटेड ही होता है। ओके, एंड वेरिएशन है वो हर बार वेरिएशन है सभी जगह वो देखी जाती है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। ओके, सो ये आपको पता ही है। सो वेरिएशन है वो देखा जाएगा एंड उसमें भी वेरिएशन भी बेनिफिशियल भी हो सकती है एंड हार्मफुल भी हो सकती है, यानी कि बैड हार्मफुल वेरिएशन भी हो सकती है और बेनिफिशियल वेरिएशन भी होगा। और जो बेनिफिशियल जो वेरिएशन होगा वो आगे जाके है वो और प्रोडक्शन के कारण है वो हाई रिप्रोड्यूस होगा एंड हाईली फिट है जो ऑर्गेनिज्म होगा। जैसे कि ये बेनिफिशियल वेरिएशन मैं बता रहा हूँ, जो कि जैसे कि हाई रिप्रोडक्शन एक्टिविटी होना एंड जो फिटनेस है वो ज़्यादा होना, ये कुछ बेनिफिशियल वेरिएशन है जो कि है वो ज़्यादा सर्वाइव है वो उसको अडेप्ट है वो करेगी नेचर उसको, वो तो ज़्यादा सर्वाइव होंगे एंड वो नंबर है पॉपुलेशन का ज़्यादा है वो होगा बेनिफिशियल वेरिएशन वालों का। एंड जो हार्मफुल वेरिएशन वाले होंगे उनका है वो नंबर है वो कम होगा पॉपुलेशन में, तो ज़्यादा ये सर्वाइव है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड अब एक टर्म और आता है मिमिक्री एंड डिफेंस कलरेशन। ओके, सो इसमें क्या होता है, जैसे कि मिमिक्री किसी चीज़ की मिमिक्री करना, जैसे कि मिमिक्री तो नकल करना आपको पता ही है, बहुत सारे मिमिक्रिंग आर्टिस्ट हैं आजकल जो कि अलग अलग हीरो की नकल उतारते हैं, ठीक है। सो उसी प्रकार से है वो मिमिक्री है वो एनिमल्स में है वो देखी जाती है। जो हार्मलेस जो एनिमल होता है जो कि ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, वो अगर कुछ है वो ऐसा डिफेंस है वो बनाएगा ही नहीं और ऐसा कुछ अपने प्रेडेटर को दिखाएगा ही नहीं कि मैं हार्मफुल हूँ, तो उसे है वो हर कोई है वो नुकसान पहुंचा के चला जाएगा। एंड जबकि अगर उसकी जगह वो इस प्रकार की मिमिक्री कर ले कि उसकी जो उसके रिलेटिव जो ऑर्गेनिज्म है जो कि हार्मफुल होता है, जैसे कि काइंड ऑफ मैं बताऊं कि जैसे कि एक अलग ज़ोर से आवाज़ निकालना, जैसे कि शेर निकालता है या सांप है जैसे कि भयानक सी एक आवाज़ निकालता है, उस प्रकार से वो मिमिक्री करना करके है वो डराना, ठीक है। सो डरा कर है वो अपना डिफेंस है वो करता है। एंड बहुत सारी मिमिक्री है वो ऐसी भी होती है जैसे कि बहुत सारे है वो बर्ड्स है वो मरे हुए इंसेक्ट को है वो नहीं खाते हैं। सो कुछ इंसेक्ट है वो क्या करेंगे, मरने की एक्टिंग करेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मरने की मिमिक्री करते हैं, सो वो भी है। एंड डिफेंस कलरेशन क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे चटकीले रंग के वो इंसेक्ट है वो एंड रेप्टाइल्स है वो आपने देखे होंगे जो कि बहुत डरावने होते हैं। ओके, एंड वो है वो डिफेंस के लिए उसके इसके अंदर है वो कलरेशन है वो होता है। ओके, एंड जैसे कि बहुत सारे बीटल्स भी होते हैं अलग अलग चटकीले रंग के हम देखते हैं ना, जो भी इंसेक्ट्स वो अपनी डिफेंस के लिए है वो अपना ये कलर है वो रखते हैं ताकि है वो उनसे है वो उनके जो प्रीडेटर है वो डर जाए उनके कलर को देखकर, उनका शिकार ज़्यादा ना करे। सो ये भी है एक अपने अडेप्टेशन के लिए ये कैरेक्टर्स है ये भी है वो अडोप्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड जैसे कि आपने रंग बदलने वाले उस रेप्टाइल्स के बारे में भी सुना ही होगा। ओके, सो वो एनिमल जो कि है वो अपने सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग है वो अपना कलर वगैरह है वो रख लेता है, जिससे वो प्रीडेटर को वो दिखता नहीं है। ओके, सो ये भी एक डिफेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, एंड
सो यहाँ पे डिसेंडेंट विथ मॉडिफिकेशन, सो वो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कि एक असेंस्ट्रल है, यानी सेम स्पीसीज जिससे है वो ये सारे डिसेंडेंट है वो निकल रहे हैं, इनकी जो ऑप्शन अलग अलग इवोल्यूशन के थ्रू, बिकॉज उनका अलग अलग मॉर्फोलॉजी, किस लिए ये डिसेंडेंट जो है वो अलग अलग है, D1 D2 D3 ये अलग अलग क्यों है, बिकॉज उनका जो हैबिटेट है वो अलग अलग है, H1 अलग है, H2 अलग है, H3 अलग है। सो इनके हैबिटेट के अकॉर्डिंगली जो इनके जो वंशज है वो अलग अलग है, वो बने डिसेंडेंट 1 डिसेंडेंट 2 डिसेंडेंट 3, लेकिन फिर भी है वो जैसे ये पहला उसका जो पूर्वज है और ये वंशज है डिसेंडेंट है, उनमें है वो कुछ शेयर कैरेक्टर्स है वो देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली सारे तो विलुप्त नहीं होंगे, बिकॉज हैबिटेट ही तो अलग है, थोड़े बहुत शेयर कैरेक्टर्स भी है वो उनमें होते हैं। ओके, सो मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म फॉर फिट होने के, अलग अलग हैबिटेट में फिट होने के लिए वो मॉडिफाई है ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं। एंड अब देखते हैं थोड़े बहुत क्रिटिसिज्म भी तो मिले होंगे डार्विन के जो प्रिंसिपल को। सो क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म, ओके, सो उसको क्रिटिसाइज है वो किन किन बातों को लेकर है वो किया गया, वो देखते हैं। सो वो जो फिटनेस की जो सर्वाइवल है और राइवल है उसको है वो समझाने में है वो असफलता एक्सप्लेन है वो नहीं कर पाए। एंड जो भी वेस्टिजियल जो ऑर्गन होते हैं अपेंडेज और जैसे कि वो टेल का रिग्रेस है वो हुआ, जो भी अपेंड जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो रूमिनेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, वो प्रजेंस है उसकी प्रजेंस को एक्सप्लेन है वो नहीं कर पाया। ओके, एंड सेक्सुअल सिलेक्शन जो होते हैं उस वो भी उससे भी बहुत सारी वो क्रिटिसिज्म है वो मिले, बिकॉज उसमें सेक्सुअल सिलेक्शन में हम देखते हैं जैसे कि मोर है, मोर की लंबी टेल्स के कारण उसको सर्वाइवल है, वो लंबी टेल के कारण उसका सर्वाइवल है वो क्या होता है कम होता है, सर्वाइवल कम होता है, बिकॉज लंबी टेल होने के कारण वो ज़्यादा देर भाग भी नहीं सकता जल्दी से और जल्दी से उड़ भी नहीं सकता। सो उसका प्रीडेशन है वो होने का खतरा उसको बढ़ जाता है। सो लंबी टेल के होने के कारण उसका सर्वाइवल कम होता है, फिर भी है वो लंबी टेल क्यों रखता है। सो उसको उस सेक्सुअल सिलेक्शन को वो समझाने में असफलता डार्विन, ठीक है। एंड वो आगे हम देखेंगे उसमें क्या रोल होता है, बिकॉज उसकी लंबी टेल होने के कारण उसको रिप्रोडक्टिव सक्सेस है वो रेट है वो उसकी बढ़ जाती है, इसलिए वो रखता है वो, लेकिन ये डार्विन है वो नहीं समझा पाया था, ठीक है। और ऑलवेज है वो मेल ही है वो क्यों सिलेक्ट करता है मेट को, वो भी है वो एक्सप्लेन है वो नहीं कर पाया, ऑल्दो ऐसा नहीं होता है, फिर भी हम इसको है वो क्रिटिसिज्म है वो में है वो ये पॉइंट है वो लेते हैं पढ़ते हैं। एंड न्यू डार्विनिज्म के बारे में हम देखते हैं। अब उस डार्विन के जो भी है वो क्रिटिसिज्म उसको मिला उसके ऊपर है वो थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसके ही वो समर्थकों ने है वो नया उसको है वो सिद्धांत को मॉडिफाई करके ये प्रपोज किया न्यू डार्विनिज्म। ओके, सो मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी है ये 1942 की, एंड इसमें जेनेटिक्स भी है वो इंक्लूड है इस वाली न्यू डार्विनिज्म में। ओके, हेरिडेटरी, बिकॉज जेनेटिक्स जहाँ पे आ जाता है वो आगे वो हेरिडेट होता है, सो हेरिडेटरी हम बोल सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे डार्विन और मेंडल की थ्योरी को है वो भी दोनों को है वो मिलाया गया इसमें न्यू डार्विनिज्म में। एंड म्यूटेशन को ऐड किया गया, म्यूटेशन के बारे में बताया गया इसमें, एंड रिकॉम्बिनेशन को, एंड जीन फ्लो को, जेनेटिक ड्रिफ्ट को, एंड नॉन रैंडम जो मेटिंग होती है उसके बारे में ये भी है वो पॉइंट्स इस थ्योरी के अंदर है वो इंक्लूड किए गए, इनका क्या महत्व होता है इवोल्यूशन में, वो सारे कुछ है वो, बिकॉज डार्विन तो इन सब के बारे में है वो समझा ही नहीं पाया, ठीक है। सो एक्सप्लेन करने में वो यही तो क्रिटिसिज्म है उसका, और यही सारी बातें उसको है वो मॉडिफाई करके नया न्यू डार्विनिज्म है वो थ्योरी बनाई गई, जिसमें है वो रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सारी है वो, एंड मेंडल के प्रिंसिपल ये सारे ऐड कर दिए गए। ओके, तो जिससे एवोल्यूशन और भी अच्छी तरीके से वो समझ में आया। और एंड ऑल कैरेक्टर्स कैरी बाय जीन्स। ओके, सो ये भी पॉइंट्स इसमें है वो ऐड किया गया, बिकॉज हमें पता है सारी जो हमारे कैरेक्टर्स है वो जीन के थ्रू ही आते हैं। जीन जब एक्सप्रेस होता है, जीन हमारे ने बनाता है, हमारे ने से प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन के नेचर के अकॉर्डिंगली हमारा कैरेक्टर्स होता है। सो ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एंड इन स्पेसिएशन बाय अक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल चेंजेस, तो ऐसा नहीं है कि अचानक ही है वो चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे है वो जैसे ही म्यूटेशन वगैरह होता है मान लो, ठीक है,
सो वो कुछ जीन में है, वो जीन में चेंजेस आया और बहुत सारे जीन में चेंजेस आया, और ऐसे अक्यूमुलेशन होके बहुत सारे अक्यूमुलेशन हो गए चेंजेस, बहुत सारे इकट्ठे होके है वो कुछ है वो चेंजेस है वो देखने को मिलता है। स्पेसिएशन है वो देखने को मिलता है, दो अलग अलग स्पीसीज़ का बनना जिसे हम बोलते हैं। ओके, एक ही स्पीसीज से दो स्पीसीज अलग अलग है, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन हम बोल सकते हैं, वो हो जाती है। सो वो ऐसे ही नहीं होती है, बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस है वो, बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस होने के बाद में है वो ये प्रोसेस देखने को मिलती है, अचानक ही नहीं होती है। ओके, सो ये कुछ बातें थी। एंड और ये भी बात ज़रूरी नहीं है कि जो सारे जो फिनोटाइप्स है वो हर बार है वो हमारे जीनोटाइप्स के ऊपर ही है वो डिपेंड करे, और इन्फ्लुएंस है हर बार जीनोटाइप ही इन्फ्लुएंस करे सारे कैरेक्टर्स को। बिकॉज हम एक एग्जांपल देखते हैं, हमारी जो ब्लैक कलर जो स्किन का कलर है वो सनलाइट में ज़्यादा एक्सपोजर होने वाले जो ह्यूमन में वो ब्लैक कलर है वो ज़्यादा देखा जाता है। और जैसे हम मान लो वाइट कलर के है भी, मान लो थोड़ा लाइट कलर के कोई पॉपुलेशन है भी, तो क्या हुआ, खेत में जाके काम करके देखो, राजस्थान में आओ और कहीं भी जहाँ पे ज़्यादा धूप पड़ती है वहाँ पे काम करो, थोड़े दिन बाद में पता चल जाएगा आपका जो सारा मेलेनिज्म जो इकट्ठा हो रखा है वो सारा जो ब्लैक कलर का पूरा चेहरे पे फैलेगा ना, तब आपका कलर निखर के आएगा अच्छे से ब्लैक कलर का। ठीक है, सो यहाँ पे ब्लैक कलर होना भी गलत बात नहीं है, मैं भी ब्लैक कलर का हो सकता हूँ काइंड ऑफ, तो मैं इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, तो लेकिन काइंड ऑफ हम एक चीज़ समझ रहे हैं कि हर फिनोटाइप को है वो जीन ही है वो इन्फ्लुएंस है वो नहीं करता है हर बार जीनोटाइप ही, वो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी वहाँ पे है वो होते हैं। ठीक है, सो एक्वायर कैरेक्टर्स नॉट इनहेरिटेंस ओनली बाई जर्म्स। ओके, सो एक्वायर जो कैरेक्टर्स है जर्म से है वो ऑब्वियसली इनहेरिटेंस तो होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे एक्वायर कैरेक्टर सारे ही जर्म जो सेल से है उससे है वो ओनली जर्म सेल से ही है वो इनहेरिटेंस हो। ओके, एंड नेक्स्ट लाइन ये पॉइंट होता है कि नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन फिनोटाइप, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। सो जो भी नेचुरल सिलेक्शन होता है वो फिनोटाइप के ऊपर ही डिपेंड करता है, फिनोटाइप के ऊपर ही एक्ट करता है। हमने जो भी एग्जांपल देखे हैं नेचुरल सिलेक्शन के, आप रिकॉल करो कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखो, हमने मेलेनिज्म का, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का हमने एग्जांपल देखा, वेस्टर्न बिटुलेरिया का, वो जो इंसेक्ट था उसकी क्या मॉर्फोलॉजी में फिनोटाइप में चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, सो वो लाइट कलर के, जब प्री इंडस्ट्रियल जो एरिया था, लाइट कलर के बार्क के ऊपर लाइट कलर का इंसेक्ट है वो सरवाइव ज़्यादा कर रहा था। ठीक है, सो लाइट कलर ये एक फिनोटाइप है, उसको उसके ऊपर उसको सिलेक्ट कर रहा है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, हमने बीटल के बारे में भी देखा कि जो ग्रीन ग्रास में है वो ग्रीन कलर का बीटल्स है वो ज़्यादा बन रहा है। सो ग्रीन कलर ये फिनोटाइप ही तो है, फिनोटाइप के ऊपर है वो, ये नेचुरल सिलेक्शन है वो एक्ट करता है। हम कहीं भी देख ले, जो भी वो सिलेक्ट करेगा इन्वायरमेंट, वो फिनोटाइप को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, एंड फिनोटाइप को जीन कोड करता है, लेकिन फिनोटाइप को उसके ऊपर ही एक्ट करता है। ठीक है, मैन ये बात हमें है वो याद रखनी है। एंड म्यूटेशन हेरिटेबल होता है ऑब्वियसली, एंड तभी वो आगे चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड म्यूटेशन हेरिटेबल एंड चेंजेस ज़्यादा आते कब आते हैं, विन रिकॉम्बिनेशन है वो होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, क्रॉस ओवर, वो आपने पढ़ाई है। एंड इवोल्यूशन है वो ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है, नॉट गोल ओरिएंटेड। कोई भी गोल ओरिएंटेड नहीं होता है कि लास्ट में ये स्पीसीज बनना है वगैरह। ठीक है, जैसे कि लेमार्क ने कहा था कि गोल ओरिएंटेड होता है, ये भी लाइन आपको याद रखना है, लेमार्क ने क्या कहा था। एंड ये जो यहाँ पे है वो नेचुरल सिलेक्शन में क्या है, यहाँ पे गोल ओरिएंटेड नहीं होता है। ठीक है, ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है इवोल्यूशन। ओके, एंड प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो फास्टर इवॉल्व होते हैं। ठीक है, ये भी बात हमें वो ध्यान रखनी है, प्रोकैरियोटिक है वो इवॉल्व है वो फास्ट होते हैं अदर देन यूकैरियोट्स। हमें देख लो, हम यूकैरियोट्स है बहुत ही धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं, हम कितने लाखों साल हो गए हैं, हज़ारों साल से हम ह्यूमंस है वैसे के वैसे है वो है। ओके, जबकि आप बहुत सारे वो बैक्टीरियाज में है वो इवोल्यूशन है वो लगातार चलता ही है। ओके, एंड नेचुरल सिलेक्शन अकर एट इंडिविजुअल लेवल। ओके, बट फाइनल चेंज सो इन पॉपुलेशन। ओके, सो नेचुरल सिलेक्शन ऑब्वियसली इंडिविजुअल लेवल पे ही होगा। अब हमने देखा था कि जो बीटल्स थे
जो ग्रीन ग्रास में मोस्टली रेड बीटल ही थे पहले, लेकिन जो नेचुरल सिलेक्शन शुरुआती में जब हुआ था वो एक दो बीटल ही पे तो हुआ था वेरिएशन, है ना, म्यूटेशन। म्यूटेशन एक दो बीटल पे ही हुआ था और वो ग्रीन कलर की बनी थी ओनली। बहुत ही फ्यू अमाउंट ऑफ वो पॉपुलेशन की स्पीसीज है वो ग्रीन कलर की शुरुआती में बनी थी। इंडिविजुअल के ऊपर है वो, शुरुआती में इफेक्ट करता है वो, धीरे धीरे बाद में ओवर प्रोडक्शन है वो होके बाद में है वो शो होती है पॉपुलेशन में, ठीक है। सो ये एक करेक्टर टर्म है वो याद रखना आपको। सो ये ऐसे सेम है वो नेट में है वो, एग्ज़ाम में हो, किसी भी एग्ज़ाम में वो दिया जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। एंड जीन पूल भी है यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। जीन पूल होता क्या है? जीन पूल होता ये है कि जो पॉपुलेशन में जो टोटल है वो डिफरेंस टाइप के जो जीन्स है एंड सो वो टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ जीन है वो जीन पूल होता है। एंड म्यूटेशन के कारण है वो अक्यूमुलेशन है उनका वो होता जाता है। एंड जो चेंजेस है वो लार्ज स्केल पर जब है वो आ जाते हैं तब उनका वो स्पेसिएशन है वो देखने को मिलता है। एक स्पीसीज है वो दो स्पीसीज में है वो बन जाती है, अलग अलग स्पीसीज बन जाती है दोनों, ठीक है। सो वो ज़्यादा चेंज अक्यूमुलेशन है वो चेंजेस का ज़्यादा होने के कारण दो स्पीसीज है वो बन जाती है, ओके। एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन कैन सीन साइमल्टेनियसली, ओके। सो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन है वो दोनों साइमल्टेनियसली हम देख सकते हैं, ठीक है, देखने को मिलता है। एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? रैंडम चेंजेस होता है, चेंजेस इन जीन लेवल, ओके। सो जीन लेवल में चेंजेस है वो रैंडमली वो चेंजेस है वो देखने को मिलता है और ये स्मॉल पॉपुलेशन में है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। बिकॉज अगर लार्ज पॉपुलेशन होगी तो उसमें अब देखो जैसे कि कहावत भी है, एक समुंदर से लोटा बाहर अलग करने से है वो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, लार्ज पॉपुलेशन में थोड़ा सा जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर कुछ चेंजेस हो भी गया कुछ स्पीसीज या स्पीसीज के ग्रुप में तो वो ज़्यादा दिखाई नहीं देगा और पता भी फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन स्मॉल पॉपुलेशन में कुछ वो डिफरेंसेस है वो हो जाते हैं तो वो देखने को मिलता है और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो स्मॉल पॉपुलेशन में ही देखने को मिलता है, ओके, बिकॉज लार्ज पॉपुलेशन में वो चेंजेस देखने को नहीं मिलते, ओके। एंड यहाँ पे है यहाँ पे कुछ म्यूटेशन के बारे में हमने दे रखा है कि जो भी सर्वाइव करता है आफ्टर अडेप्टेशन उनमें वो चेंजेस है वो देखने को मिलता है। वो चेंजेस एडवांटेज भी हो सकते हैं, डिसएडवांटेज भी चेंजेस है वो हो सकते हैं। एडवांटेज वाले जो चेंजेस होंगे वो वाली पॉपुलेशन है वो सर्वाइव ज़्यादा करेगी और डिसएडवांटेज वाले जो कैरेक्टर्स है वो सर्वाइव नहीं करेंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। कैरेक्टर्स भी आगे है वो इनहेरिटेंस है वो नहीं ज़्यादा कर पाएंगे बिकॉज वो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है वो सर्वाइव नहीं हो पाएगी, ओके। सो ये हमने पढ़ाई है, शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं इस वाली वीडियो में। एंड एवोल्यूशन फैक्टर है वो भी अफेक्ट करते हैं। एवोल्यूशन फैक्टर में एक नेचुरल सिलेक्शन आ गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गया, अपना जीन फ्लो आ गया, ओके, जीन फ्लो। अब जीन फ्लो है वो किस प्रकार से अफेक्ट करता है? जैसे कि ये एक पॉपुलेशन है, ये इस पॉपुलेशन में सेम इस प्रकार से वो स्पीसीज है थोड़ी बहुत। एंड यहाँ पे हुआ क्या कि दूसरी वाली कोई स्पीसीज के ग्रुप से है वो कोई स्पीसीज है वो माइग्रेट करके इस वाली स्पीसीज के साथ में रहने लग गई। सो यहाँ पे है वो डिफरेंस है वो ऐड कर रही है। यहाँ पे इन्वेशन स्पीसीज भी, इन्वेसिव स्पीसीज भी होती है बहुत सारी, वो तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट भी है वो डालती है नेटिव स्पीसीज में। सो यहाँ पे है वो कुछ है वो चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं बाई जीन फ्लो भी। जीन फ्लो हम इसी को बोलते हैं, अलग से इमाइग्रेशन हो गया कुछ भी हो गया, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट हमने देखा ही, स्मॉल रैंडम चेंजेस है उसके कारण भी, ओके। एंड नेचुरल सिलेक्शन तो अफेक्ट करता ही है, ठीक है। सो आगे हम नेचुरल सिलेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत देखें तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में और भी थोड़ा हम देखें तो नेचुरल सिलेक्शन सिलेक्ट फिनोटाइप ये हमने देख ही लिया। एग्जांपल हमने ग्रीन कोट कलर एंड वाइट कोट कलर जो भी हमने है वो एग्जांपल है वो हमने देखे ग्रास वगैरह के। सो वो नेचुरल सिलेक्शन में आते हैं। नेचुरल सिलेक्शन है वो मोर अडेप्ट, मोर प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, ये हमने सारे टर्म के बारे में डिस्कस किया हुआ है। मोर सेक्सुअली एंड मोरफोलॉजिकली जो फिट होता है उसको वो अडेप्ट है वो ज़्यादा है वो मिलता है अडेप्टेशन, ओके। एंड वेरिएशन इज़ मस्ट फॉर नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के लिए वेरिएशन होना भी है वो, ये भी है ज़रूरी है, वेरिएशन होगा तभी तो नेचुरल सिलेक्शन है वो होगा, ओके। एंड इनहेरिटेंस ट्रेट है वो होना चाहिए, ट्रेट है वो इनहेरिटेंस भी है वो होना चाहिए ताकि आगे वाली जनरेशन को भी
बेनिफिशियल ट्रेट है वो पहुंच पाए। और ओके, एंड हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, आफ्टर सिलेक्शन, आफ्टर अडेप्टेशन ऑफ न्यू करेक्टर्स, न्यू ट्रेड्स, तो उस स्पीशीज़ का पॉपुलेशन ग्रोथ भी है वो हाई होना चाहिए, तभी तो वो आगे वाली पॉपुलेशन में जल्दी ग्रो कर पाएगी। इतना ही था इस वाली वीडियो में। हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डायरेक्शनल सिलेक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। डायरेक्शनल सिलेक्शन आएगा यहाँ पे, एंड स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन आएगा, एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन, डाइवर्सिफाई सिलेक्शन, बहुत सारे सिलेक्शन है वो आगे हम देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में है वो इनके बारे में और भी ज़्यादा है वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय।